वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। इत्तेहादी हुकूमत के 100 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। ख्याल ये किया था कि नई हुकूमत के क़याम से मुल्क में सियासी और माशी इस्तेकाम का आगाज़ होगा, लेकिन आज 100 रोज़ गुजरने के बाद ये नज़र आ रहा है कि मुल्क इस्तेकाम तो नहीं बल्कि अलबत्ता हुक्मरान इत्तेहाद जो है, हुक्मरान इत्तेहाद इक़्तिदार के दवाम की सिमत पर ज़रूर गामज़न है। माशी बेहतरी के आसार अभी कहीं नमूदार भी नहीं हो रहे। माशी तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए बजट में पहले से महंगाई के मारे अवाम पर मज़ीद बोझ डाल दिया गया है और मज़ीद कर्ज़ों के हसूल की तैयारी अभी से जारी है, जिससे अवाम पर और बोझ पड़ेगा, जिसमें बिजली, गैस और दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी जो है वो अवाम के लिए पूरा करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन दूसरी चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि हुक्मरानों के जो अखराजात हैं उनमें कोई कमी नहीं आ रही। इस्लाहाती एजेंडे का सिर्फ जो है वो राग अलापा जाता है, मगर उसकी शुरुआत क्यों नहीं होती। मुसलसल सियासी जमूद और गैर यकीनी के इस माहौल में मुल्क में बेहतरी के लिए आखिर क्या करना अब नागुज़ीर हो चुका है और ये कैसे मुमकिन होगा, ये सवाल रखेंगे अपने दो सीनियर सियासतदानों के सामने, जिनमें से एक साबिक वज़ीर आज़म हैं और दूसरे साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, और इनसे पूछेंगे कि क्या अब पाकिस्तान को री इमेजिन किया जा सकता है, अब भी पाकिस्तान को री इमेजिन किया जा सकता है। शाहिद काका अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ मिफ्ता इस्माइल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्लेजर टू हैव बोथ ऑफ यू है सर। सर, आगाज़ करते हैं। बजट आया और बड़ा ही कहा जा रहा है कि जी आज आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच भी सुनी होगी कि मौजूदा हालात में जो है ये बहुत अच्छा एक बजट है। मुझे आपकी एक चीज़ याद आ गई, पिछले साल मेरा ख्याल है मैंने बजट के बाद आपके साथ एक प्रोग्राम किया था। आपने कहा बीबी बजट जो बनता है वो तो एक कोई क्लरिकल लेवल का बंदा होता है, वो ले आता है, कागज़ ले आता है, वही हर साल जो है वो रिन्यू होता जाता है। इन द गिवन सर्कमस्टांसेस आपको ये बजट कैसा लगा? देखिए, पहली बात है कि गिवन सर्कमस्टांसेस क्या हैं। ये वही बजट है जो पिछले साल था, जो उससे पिछले साल था, जो उससे पिछले साल था, जो 10 साल पहले था, 15 साल पहले था। कोई तब्दीली नहीं है। डेट चेंज होती है। वो जो मैं बता रहा हूँ क्लरिकल स्टाफ नहीं है, वो एक सीनियर अफसर है। सॉरी, माय बैड जी। और वो मिफ्ता साहब, उनका नाम शायद आपको बताएंगे अगर उनका दिल चाहा। तो अगर उनको कुछ हो जाए और उनकी लैपटॉप को कुछ हो जाए तो आपका बजट खतरे में आ जाता है। I'm sorry, is he a fossil? कितने सालों से वो उसी ये तजर्बा वही रखते हैं ना कि कहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखें हुआ क्या, आपने कहा जी कि हम 4000 अज़ाफ़ी अरब 4000 अरब रुपये अज़ाफ़ी कमाएंगे। जी जी। अब ना आपकी मईशत बढ़ी है ना एक्सचेंज रेट में कुछ फ़र्क पड़ा है, क्योंकि एक्सचेंज रेट जब रुपया कमज़ोर होता है तो आपकी आमदन रुपयों में बढ़ जाती है कस्टम्स टैक्सेस की वजह से। तो दोनों चीज़ें नहीं हुई। सही। मतलब ये है कि ये 4000 अरब का बोझ जो है ये पाकिस्तान के अवाम पे इजाफी टैक्स लगेंगे। बिल्कुल लगेगा, जबकि इस साल का हदफ पूरा नहीं हुआ। जी। और वो टैक्स जो है ये अभी ऐसी डिस्कशन हो रही थी तो हमने देखा कि ये तकरीबन 15-16 हज़ार अरब रुपया फ़ी कस है। हर पाकिस्तानी शहरी, बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत, ये जवान, ये इनके ज़िम्मे 15,000 रुपया टैक्स आ गया है अज़ाफ़ी, पिछले जो पहले टैक्स उसके बाद। और ये सब कुछ करने के बाद भी आपका जो कर्ज़ा है वो मेरा ख्याल है 6-7 हज़ार अरब से बढ़ जाएगा, यानी अगले साल आपको 1000 अरब का और सूद पड़ जाएगा। तो हालात मुस्तकिल ख़राबी की तरफ ही रवां दवां हैं। आपने उसको ख़राबी को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, आपने अपनी कोई सलाह नहीं की, कोई अखराजात में कमी नहीं की, कोई इजाफी टैक्स अब इजाफी उन लोगों पर जो टैक्स अदा नहीं कर रहे उनको लगाने की कोशिश नहीं की, जो अदा कर रहे हैं उन पर मज़ीद बोझ डाल दिया। तो फिर अच्छा इसमें क्या है? रम साहब हमारे दोस्त हैं पुराने, वे अच्छी उनको कौन सी चीज़ नज़र आई उसको बता दें। पहले तो मैं ज़रा मिफ्ता साहब अगर बताना चाहें ये कौन वो शख्सियत हैं जिन पे पूरा बजट जो है वो इन्हिसार बजट का इन्हिसार होता है, ये कौन सी वो मारूफ शख्सियत है कि जो जिनका लैपटॉप अगर गुम जाए या उनको खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, अल्लाह उनको सलामत रखे, तो हमारा बजट नहीं बनेगा। नहीं, वो एक साहब थे जो कि 15 साल तक 20 साल तक फाइनेंस मिनिस्ट्री में बजट बनाते थे। अच्छा। और
वो अब वो रिटायर होने के बाद भी 10 साल तक वो बनाते रहे, उनको एक्सटेंशन 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे, लेकिन अब फाइनली वो रिटायर हो गए। लेकिन वो जो शाहिद साहब की एक बात है ना कि एक स्प्रेडशीट होती है, उसके अंदर आपने जाके उसको एक अगले साल के नंबरों से मल्टीप्लाई करना होता है, उस तरह बनती है। और ये एक इस मुल्क का अलमिया है। और हम जो शाहिद साहब बात कर रहे हैं वो ये कि जो पैटर्न, जिस पैटर्न पे हम लोग बजट बनाते रहे उस पैटर्न पे ही बनाया है। और जो जहाँ पे मुल्क आज पहुँच गया है, अगर हम पूरी दुनिया में पीछे पुस्तकी की तरफ जा रहे हैं, जनूबी एशिया में हम अमीर तरीन मुल्क हुआ करते थे, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका सबसे अमीर होते थे, आज हम सबसे गरीब हो गए हैं, गरीब हो गए। नेपाल से भी हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम है, अगर जीडीपी बराबर है तो उसके। तो हमको ये समझना होगा कि हमारी सोच गलत है और हमारी निज़ाम हुक्मरान गलत है, और ये जब तक ये निज़ाम नहीं बदलेंगे तो बेहतरी नहीं आएगी। दूसरी बात ये है कि इस बजट में जो मुझे नज़र आया, वी कैन गो इनटू टेक्निकल डिटेल्स, लेकिन द फैक्ट इसके आप जहाँ पे तनख्वाहदार तबकों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, दीगर तबकों के लगा रहे हैं, और जो शाहिद भाई ने बताया कि 16,700 अरब रुपया, 16,700 रुपया फ़ी पाकिस्तानी के ऊपर आपने एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है, तो इस साल आप 54,000 रुपया फ़ी पाकिस्तानी टैक्स लेंगे। तो जहाँ आप एक तरफ इतना टैक्स लगा रहे हैं, वहाँ पे हमको देखना चाहिए था कि हुकूमत ने भी कुछ बेल्ट टाइटनिंग करी है, हुकूमत ने भी कुछ सेक्रीफाइस की, लेकिन हुकूमत का खर्चा जो है वो इन्फ्लेशन से तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर पीएचडी देख लें, पीएचडी जो है तेजी से बढ़ाया, 75 अरब रुपए आपने एमएस के प्रोजेक्ट्स में रखा। सूबों में मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि 300-400 अरब रुपए एमपीएस के प्रोजेक्ट्स में रखे जाएंगे। तो अगर माइशत सचमुच बुरी है और अगर हमको कौम सेक्रीफाइस करनी है, तो फिर अवाम सिर्फ सेक्रीफाइस कर रही है, हुक्मरान क्यों सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, हुकूमतें क्यों सेक्रीफाइस नहीं कर रही? ये सवाल तो बनता है। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। और ये वो सवाल है जो मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी यही पूछता है कि जी जब हमें कहा जाता है कि जी कमर कस लें या हम किसी नाजुक मोड़ से गुजरे। आज मैंने एक इंटरेस्टिंग ना मीम एक सर देखी, उस पर फेसबुक पे लगी हुई थी, तो उसमें कहा कि जी एक बड़ी सी गाड़ी दिखाई हुई है और दिखाया कि क्योंकि मुल्क इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो जितनी बड़े जो अफसरान हैं उनके लिए गाड़ियाँ ऑर्डर की गई हैं ताकि इस नाजुक मोड़ को जो है ना वो आराम से काटा जा सके। सो ऑन अ लाइटर नोट, बट यू नो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग इन दिस कंट्री अनफॉर्चुनेटली। मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि हुक्मरान इत्तेहाद अगर देखें तो सब बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं इस वक्त, सब बड़े बहुत देर से जो हैं वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। साथ हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं वो भी इज़ अ रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, कोई ये नहीं है कि कोई उठा के वैसे ही जो है वो आ गए हैं। एक बात मुझे उनकी जो जब से आए थे, ही केप्ट ऑन रीइटरेटिंग नो सीक्रेट काउज, नो सीक्रेट काउज। अच्छा, मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि शायद इस दफ़ा दैट इज़ गोइंग टू बी डन, नो सीक्रेट काउज। फिर ये बजट आया एंड इट्स ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। ना इसमें रियल इस्टेट पे कुछ वो किया, ना इसमें एग्री सेक्टर का कुछ हुआ, ना इसमें रिटेलर्स, ठीक है अभी कहा जा रहा है उनको डरावे दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि क्यों नहीं हम अपनी सिमत ठीक क्यों नहीं करते? हम सिमत ठीक करना नहीं चाहते, हमारी और कोई मजबूरी है? क्या मजबूरी है? मैं इसको सलाहियत की कमी कहूँगा, ये पॉलिटिकल मजबूरी नहीं है, क्योंकि अगर एक हुकूमत अवाम पे इतना ज़्यादा बोझ लाद सकती है तो उसको अवाम का खौफ इसका मतलब नहीं है। उसको उन लोगों का खौफ है जो जिनसे वो घबराते हैं या जिन पे टैक्स नहीं लगाना चाहते। आपको अपनी सिमत दुरुस्त करनी है, आपने टैक्स देना हर शहरी की जिम्मेदारी है, जो भी उसकी इनकम है, जहाँ से भी आ रही है। अगर अखराजात कर रहा है तो टैक्स देना लाजिम है, क्योंकि उसकी आमदन होनी चाहिए। वो आपने नहीं किया, तो आपने मजीद जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पर इजाफी बोझ डाल दिया। फिर आप कह रहे हैं क्या ये तो 1500-2000 आसान तरीका है ना, 1500-2000 की बात नहीं, आपने 4000 अरब टैक्स लगाया है। बिल्कुल, इस बात को कबूल कर लें, इस बात को समझ लें कि वही लोग हैं जो टैक्स अदा कर रहे हैं। तो इसका असर हर घर घराने पर पड़ेगा। और इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन अलग है। तो ये जो खराबियां हैं ये आप दूर क्यों नहीं कर पाई? ये जवाब दें ना। अगर आपसे तो बेहतर इंटरिम गवर्नमेंट थी, इनकी समझ भी शायद बेहतर थी, जो नेगोशिएट भी बेहतर कर लेती थी IMF से। तो ये एक मुस्तकिल एक फेलियर है। आप पिछली 5 साल जाएं, 10 साल जाएं, 20 साल जाएं, हमने कुछ सीखा नहीं है। हम वो जो लैपटॉप है ना वो हमने रख लिया और हम उसको बनाते जाते हैं हर साल बजट। एक मिर्जा साहब ज़रा बेहतर बताएंगे, एक बजट के अंदर एक मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क भी होता है जो आपको अगले 4-5 साल के फोरकास्ट ही समझ लें। तो मेरा ख्याल है पुराने अगर फोरकास्ट आप रिव्यू कर लें ना,
تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ فورکاسٹ بھی کبھی ہم میٹ نہیں کر پائے. پچھلے سال کے بھی اندر ہمارا 1000 ارب کلیکشن کم ہوئی ہے. اس سال جو آپ نے اس کے باوجود ایک نمبر زیادہ دے دیا ہے, تو کہاں سے یہ پیسے آئیں گے؟ یہ معیشت کیسے برداشت کرے گی؟ لوگ کیسے برداشت کریں گے؟ اینڈ دین what I don't understand is کہ یہ سارا کرنے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو انفلیشن ہے وہ نیچے آئے گی اور خوشحالی آئے گی, which I don't understand, doesn't add up. مفتاح صاحب, یہ جو لوپ پہ ایک فلم چلی جا رہی ہے, کتنے سالوں سے چلی جا رہی ہے, اور مجھے یاد ہے آپ نے بڑی کوشش کی ریٹیل سیکٹر کو جو ہے, تاجر برادری کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی, کہاں آپ پہ پھر جو ٹویٹس آ جاتی تھیں, آپ پہ پریشر آتا تھا, اور اگین سکسیسو آپ سے جو آپ کے جو پریڈیسیسرز تھے ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہو رہا ہے, اور میرا خیال ہے اس کے بعد بھی. کیا وجہ ہے کہ یہ 3 سیکٹرز ہیں یہ ہمیں بلیک میل کرتے آ رہے ہیں؟ یہ کیا ایلیٹ کیپچر ہے؟ یہاں پہ ہمارے اشرافیہ جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے اس کی اپنے سٹیکس ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ سیکرڈ کاؤز ہمیں بتایا گیا نہیں ہوں گی, بٹ دین دیز آر دا سیکرڈ کاؤز, ان کو تو کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا؟ دیکھیے, تینوں کی الگ الگ وجوہات ہیں. جو آپ کے ریٹیلرز ہیں وہ تو کوئی آئینی بندش بھی نہیں ہے, اس کے اوپر آپ ٹیکس لگا سکتے ہیں, فکس ٹیکس لگا لیتے ہیں تو سب سے آسان ہو جاتا. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایک ٹیکس لگایا مینوفیکچررز کے اوپر, کہ جو مینوفیکچررز اگر آپ ایک کیچپ کی بوتل بیچ رہے ہیں یا شیمپو کی بوتل بیچ رہے ہیں ریٹیلر کو, اور وہ رجسٹرڈ نہیں ہوگا, تو آپ اس کی 2% اس کا ٹیکس, اس میں سے جو قیمت میں سے 2% اس کے پیسے میں نے اور آپ نے دینے ہیں پھر الٹیمیٹلی. تو ظاہر ہے کہ وہ جو مینوفیکچرر ہے وہ تو 2.5% کاسٹ بڑھا دے گا. اسی طرح 0.5% آپ نے ڈسٹریبیوٹر کو بھی کاٹنا ہے, اس کی بھی منا کرنی ہے, ایون وہ فیس رجسٹرڈ, تو آپ کی 2.5-3% تک سے کاسٹ ون ٹائم بڑھ جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تھوڑے سے ڈسٹریبیوٹرز تھوڑے سے جو ریٹیلرز جو ہیں وہ اچھے خاصے ریٹیلرز جو ہیں وہ اس میں آئیں گے, نیٹ میں انکم ٹیکس میں اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں گے. لیکن اس کو ہم اور آسانی سے کر سکتے تھے, لیکن بہرحال یہ آئی تھنک مسلم لیگ کا ایک مینٹل بلاک بھی ہے کہ یار یہ ریٹیلرز ہیں اور یہ ہمارا لاسٹ شاپ کیپرز ان پنجاب آر آور لاسٹ لائن آف سپورٹ, لاسٹ لائن آف ڈیفینس. ایک یہ ہے. دوسری جو ہے, دیکھیں جہاں پہ ایگریکلچرسٹ اور پراپرٹی اونرز ہیں, اس کو تو آپ نے آئین میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ 2 ٹیکس جو ہے اپنے لاسٹ NFC میں یہ آپ نے دے دیے صوبوں کو, اور آپ نے صوبوں کے ساتھ ساتھ 57% پیسے ایک دے دیے, اور جو باقی صوبوں کو ہم دیتے ہیں چھوٹے نان کانسٹیٹیوشن صوبوں کو, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, تو 62-63% پیسے آپ نے دے دیے. جب آپ اتنے % پیسے دے دیتے ہیں تو صوبے جو ہیں ان کے پاس تو وافر پیسے آتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح پیسے بانٹ رہی ہے, 2 بلین اس کو, 4 بلین اس کو. سندھ گورنمنٹ تو وہ بھی نہیں کر رہی, وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں پیسوں کا, اور KP گورنمنٹ, لیکن پنجاب گورنمنٹ بانٹ رہی ہے. میں یہی کہنا کہ بلوچستان کو سب سے برا حال ہے, سارے پیسے واپس چلے جاتے ہیں, مطلب وہ تو کسی چیز پہ لگاتے ہی نہیں ہے. بلوچستان کے اندر ڈاکٹر صاحبہ 3000 پچھلی جو اسکولیں بنی ہیں اس میں 2700 خالی پڑی ہیں آج تک. جی ایسے ہی ہے. تو یہ اسکولیں بنی ہیں صرف کانٹریکٹرز کے بینیفٹ کے لیے, یہ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے نہیں ہے. جو 3000 میں سے 90% اسکولیں خالی رکھی ہوں تو یہ پیسے آپ ضائع کر رہے ہیں, ان کو آپ ADPs کے اندر خرچ کر رہے ہیں. ADPs میں 300 سے 400 بلین روپے MNS کے پروجیکٹس ہوں گے, MPS کے پروجیکٹس ہوں گے, 75 ارب جو ہے وہ MNS کے پروجیکٹس رکھے ہیں. لیکن اینی وے, جب کیونکہ آپ اتنے پیسے دے دیتے ہیں تو وفاق کنگالی کی نہج پہ آ جاتا ہے. اٹ ہیز ٹو بورو مور, ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے جس سے مہنگائی بڑھتی ہے, اور صوبوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ انفیشینٹ خرچے کرتے ہیں. اب جب تک آپ اس چیز کو چینج نہیں کریں گے, تھوڑا سا کلو بیک نہیں کریں گے آپ, یا کم از کم پراپرٹی اور ایگریکلچر ٹیکس نہیں دے دیں گے, یا کم از کم, تو آپ یہ پاکستان کے فائنینسز ٹھیک نہیں ہوں گے. اور کیونکہ یہ نادر موقع بھی انہوں نے ضائع کیا, یہ نئی حکومت ہے 5 سال کے لیے, 3 صوبوں کی حکومتیں ان کے ساتھ ہیں, SIFC کا کاندھا آپ کے پاس ہے. اگر آپ یہ کچھ نہ کچھ کر لیتے تو آپ بچا لیتے پاکستان کو. اب ہوگا یہ کہ 10 کروڑ لوگ اس فسکل ایئر کے بعد غربت میں ہوں گے, اور اگلے سال 1-1.5 کروڑ لوگ آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اور غربت میں جائیں گے, کیونکہ اتنی مہنگائی کم نہیں ہوگی جتنی آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر مہنگائی آپ نے تھوڑی سی کر لی, اور کیونکہ آپ 4000 ارب روپیہ نیا ٹیکس مانگ رہے ہیں, تو آپ کی گروتھ نہیں آئے گی, تو آپ کی گاڑیوں کی کمپنیاں بند رہیں گی وغیرہ وغیرہ, اور شفٹیں کم ہو رہی ہیں ملوں میں, تو لوگ نوکری سے جائیں گے. اچھا شاہد صاحب, ابھی جس طرف مفتاح صاحب بات کر رہے ہیں, NFC کی طرف بات کر رہے ہیں کہ آپ سارا کچھ جو ہے وہ آپ صوبوں کو بہت کچھ دے دیتے ہیں, اس کے بعد آپ کے پاس جو پیسے بچتے ہیں وہ بیرلی آپ کے پاس سود کی ادائیگی کے لیے بچتے ہیں. Having said that, being a former Prime Minister,
اس کو ریویو جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی کرنے کی کوشش، ایکچوئل حقیقی کوشش کبھی کی گئی ہے، یا اس میں امپیڈمنٹ جو ہے، بیکاز ایوری ون لائکس دیئر اون فیفڈمس، سب کی اپنی اپنی جو ہے نا وہ ایک جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اور کوئی اس سے جو ہے وہ آگے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی پاورز دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بالکل فیفڈمز مضبوط ہوں گی، ملک کمزور ہوگا، فیفڈمز بھی کمزور ہو جائیں گی. یہ فیفڈمز والوں کو بھی احساس ہونا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے، میں مفتہ صاحب اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ ہمیں این ایف سی کو ریوزٹ کرنا ہے. ریوزٹ کیسے کرنا ہے اس پہ ہمارا اتفاق نہیں ہے. میری رائے یہ ہے، مفتہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کے آپ نمبرز کو دیکھ لیں، وہ اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم چاہیے. آئینی ترمیم جیسے کا فیفڈمز ہیں وہ ہو سکتی ہے، ممکن ہے، نہیں ہے، یہ میرا نہیں خیال ان حالات میں ممکن ہوگی. تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں تھیں آئین کے اندر صوبوں کی، وہ ان کے حوالے کریں. جو منسٹریز کی ڈیولوشن والی، جی جو بجلی کی ڈسٹریبیوشن صوبے کا کام ہے، ٹھیک ہے، ان کی پولیس ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، وہی ریکوری کر سکتی ہے. گیس کی چوری ہو رہی ہے، صوبہ ہی روک سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے حوالے کر دیں. آئین بھی یہی کہتا ہے، وہی کریں گے. ڈسٹریبیوشن وہ کریں، اس کا لاس وہ بیئر کریں، وفاق نہ بیئر کریں. یہ یہاں سے آپ کا سٹارٹ ہے. ان کو سمجھ آ جائے گی، ان کو ذمہ داری ڈالیں. کیوں نہیں؟ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، وفاق چھوڑنا نہیں چاہتا. جی وفاق چھوڑنا نہیں چاہتا. ہم نے تو پرائیویٹائزیشن کی بات بھی نہیں کی. ہاں نہیں کی. آپ وہی تو کر دیتے یار. آپ کے بجلی کا نظام فیل ہو گیا ہے، آپ کے گیس کا نظام فیل ہے. بجلی کے نظام نے پورے ملک کی تمام جو کمپنیز ہیں بالکل اس کو بینکرپٹ کر دیا ہے. فیئر انف. تو آپ پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے، وہ بھی آپ نے اس میں بھی مجھے بڑی، کیونکہ آپ کو یاد ہے ایک تو آئی ایم ایف بڑا کینلی اس کو جو ہے مانیٹر کر رہا تھا، جو اس ہماری ڈسکوز کی یہ پرائیویٹائزیشن ہے. اینڈ دین فائنانس منسٹر وڈ کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ پرائیویٹائز کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں رہی. اس دفعہ انہوں نے کہا کہ جی بورڈ پہ ہم جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لا کے بٹھا رہے ہیں، ایز اف یو نو دیٹس گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ. دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ. یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. یقین کریں یہ بورڈ پہ بندے بٹھا دے، یہ اب سب پی آئی اے کو پچھلے 30 سال دیکھ لیں. آج یہ بندہ آ جائے گا وہ ٹھیک کر دے گا، آج یہ ہو جائے گا وہ ٹھیک کر دے گا. اس طرح ہوتا نہیں ہے. بجلی کا نظام میں ایک آپ کے سامنے ماڈل موجود ہے کہ الیکٹرک کا، اس کو فالو کریں، ان کو پرائیویٹائز کریں، صوبوں کے حوالے کر دیں، اپنی جان چھڑائیں تاکہ ان پہ ذمہ داری پڑے، اس کو ٹھیک کریں. لیکن یہ ہم چھوڑنے کو تیار نہیں. وفاق چھوڑے گا نہیں. وفاق چھوڑے گا نہیں. مفتہ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں دس از جو شاہد صاحب نے ابھی جو یہ ایک ماڈل بتایا ہے، دس از ایک اس کے لیے آئینی ترمیم نہیں، یہ تو آلریڈی جو ہے وہ ابھی بھی آج میں سن رہی تھی پرائم منسٹر صاحب کو، تو اس پہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جی یہ چیزیں ڈیولوشن جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. 2010 سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، وہ 17 منسٹریز جو ڈیوالو کرنی ہے وہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے، ہم ان کو پکڑ کے جکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ اگر ہم نے آگے چلنا ہے، اسپیشلی جو یہ اس کا جو الیکٹریسٹی کا کرائسس ہے جو کہ پوری ملک کے لیے ایک ایگزسٹینشل کرائسس بن سکتا ہے، ہم پھر بھی نہیں کریں گے. لوکنگ ایٹ دا گورنمنٹ مائنڈ سیٹ، آپ کو لگتا ہے، آپ نے دونوں نے اپنا ٹائم گزارا ہے، آپ کو لگتا ہے پھر بھی ہم پکڑ کے بیٹھے رہیں گے، جکڑ کے بیٹھے رہیں گے اس کو؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کا جو آسان سلوشن ہے بجلی کا وہ یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کر دو، کیونکہ صوبوں کے اوپر صوبے بھی یہ بوجھ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. صوبوں کو آفر بھی کی تھی، پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی بات ہوئی تھی، مسلم لیگ نون کے زمانے میں بات ہوئی تھی کہ صوبے یہ بات کرتے ہیں، لیکن تو صوبے جو ہیں وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کو، بجلی کے محکمے کو، کیونکہ صوبوں کو بھی پتا ہے کہ کتنا نقصان ہے. اور شاید مائی اپالوجیز فار انٹرجیکٹنگ، چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے، اگر میں آپ جواب بریک سے پہلے، اگر بریک کے بعد آ کے لے لوں، ویل ہیو ٹیک اے شارٹ بریک. بریک سے واپس آتے ہیں، میں آپ کی طرف آتی ہوں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاور سیکٹر میں جو ایشوز ہیں اس پہ بات کر رہے تھے. مفتہ صاحب اوور ٹو یو. دیکھیے ایک سب سے آسان طریقہ اس کا میرے خیال سے یہ ہے کہ ان کو پرائیویٹائز کر دیں. جب لوگوں کے اپنے پیسے لگے ہوں گے تو وہ بہتری آ جائے گی. آپ دیکھیے گا پی آئی اے بھی جب آپ پرائیویٹائز کر لیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ پی آئی اے جو کہ ہر سال 90-100 ارب روپے نقصان کرتی تھی، وہ ایونچولی پروفٹ میں آ جائے گی، کیونکہ وہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے پرائیویٹ اونر کے پاس کہ وہ زندگی بھر اس کو کرتا رہے. اور دیکھیں بجلی کا شعبہ جو ہے یہ ایگزسٹینشل کرائسس ہو چکا ہے. 1700 ارب روپیہ حکومت پاکستان بجلی کے شعبے کو دیتی ہے. اس کے علاوہ وی ہیو دا ہائیسٹ
बिजली के बिल्स इन ऑल ऑफ एशिया एज अ फ्रैक्शन ऑफ आवर इनकम्स। तो ये बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, और ये सारे बोर्ड्स बना के देख चुके हैं। हमने PTI ने बोर्ड बना लिए, पीपल्स पार्टी ने बोर्ड ने बना लिए, PTM ने बना लिए। अच्छे बोर्डों से फ़ायदा नहीं करता, इसको आपने प्राइवेट। और मैंने जो लास्ट अखबार में जो NFC पे बात की थी, तो मैंने सजेशन दिया था कि 9,200 अरब रुपए जो इस साल हुकूमत का रेवेन्यू होगा, वो रेवेन्यू आप इसी बांटें, 60% सूबों को दे दें। उसके बाद जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा, जो अगला रेवेन्यू आएगा, वो 80% आप वफाक को देने दें, ताकि वफाक का बजट कम हो और वफाक के पास इंसेंटिव भी हो, और सूबों के पास फिर इंसेंटिव हो कि अपने टैक्स जमा करें। लेकिन हम ये नहीं कर रहे, गलती कर रहे हैं। देखिए, टैक्स टू GDP वो जमा करते हैं, वफाक 10 करता है, 6 सूबे करते हैं। हमारे यहाँ हम 9.8% करते हैं, वफाक करता है 9.08 और सूबे करते हैं 0.72%। तो बेसिकली सूबे कुछ भी नहीं करते। सो वी हैव टू रियली गेट सूबास टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। कोई फेडरलिज्म दुनिया में ऐसी नहीं होती जहाँ आप किसी को पैसे दे दें लेकिन उसके ऊपर टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी ना लगाएं। वो लगानी ज़रूरी है, वरना ये जो है वो ये इस तरह नहीं बढ़ेगी आगे, और हम गरीब से गरीब तर होते जाएंगे। लोग जो है वो महंगाई की वजह से आज पाकिस्तान से मायूस हो रहे हैं। ये बात माननी होगी कि नौजवान है वो ये इस कोशिश में है कि पाकिस्तान से निकल जाए। ये मारिया, ये ठीक नहीं है। ये अगर आपको मुल्कों के लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए, ये ठीक नहीं है कि लोग हमारे मुल्क से हमारे मायूस हों। हमको पाकिस्तान को ऐसा कि जहाँ पे एक गरीब बच्चा भी है वो आगे चल जाए और अपनी जनरेशन में अगर वो मेहनत कर ले, पढ़ ले, तो वो आगे बढ़ सके। ये नहीं हो रहा, ये आज पाकिस्तान में नहीं हो रहा। और फिर ऊपर से हुकूमत ये कहती है कि 5 लाख रुपए अगर तुम कमाते हो तो भी तुम्हारा 22,000 रुपए से टैक्स बढ़ेगा, 20 लाख कमाते हो तो भी तुम्हारा 22,000 रुपए से टैक्स बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे 1,000 एकड़ की अराजी है ज़राई, तो तुम्हारे ऊपर टैक्स नहीं। अगर तुम्हारे पास मरगला रोड इस्लामाबाद में 2 अरब रुपए का घर है तो प्रॉपर्टी टैक्स की कोई परेशानी ना करो। ये तो ज़्यादती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो एक फ्रैक्चर्ड हमारा निज़ाम है टैक्सेशन का, जो कि फैसिलिटेट करता है जो अमीर तबका है, और एक डाइकोटमी जो है वो नज़र आती है, ये बिल्कुल नहीं चल सकता। बट कमिंग ऑन टू द पावर सेक्टर, कल बड़े बड़े जो हैं वो ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि 10.69 रुपीज़ जो हैं वो गालिबन जो है वो बिजली की प्राइसेस में जो है वो कमी हो गई, और ये वज़ीर आज़म का तोहफ़ा है इंडस्ट्रीज़ के लिए वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है कि चलें जी, अगर ये 44 से 34 पे आ गई इंडस्ट्रीज़ के लिए, आर वी स्टिल कम्पेटिटिव? व्हेन आई वाज डूइंग माई रिसर्च, आई बिलीव इस वक्त इंडिया में जो है हमारे रुपए के मुताबिक तकरीबन जो है वो 18 रुपये बनती है उनकी बिजली हमारे रुपए के मुताबिक, और बांग्लादेश में तकरीबन को 15-16 रुपये, अगेन हमारे रुपए के मुताबिक। तो हम कैसे कम्पीट करेंगे? मतलब ये ठीक है कि आपने रिलीफ अपनी तरफ से दे दी, बट वी स्टिल नॉट कम्पेटिटिव। देखिए, मेरा सवाल तो पहला ये होगा कि वो 10 रुपये अदा कौन करेगा? कहाँ से आप अदा करेंगे? अगर आपने एक टैरिफ 10 रुपये कम कर दिया है तो या तो आपको कॉस्ट ऑफ जनरेशन में 10 रुपये वापस चाहिए होंगे, आपको बचाने पड़ेंगे, या आप वो किसी और पे सेक्टर पे डालेंगे जो वो 10 रुपये अदा करेगा। हम कभी गैस की बात करते हैं, इंडस्ट्री को देंगे, कभी कहते हैं नहीं देंगे। मैंने खुद मीटिंग में सुना कि हमारा सबसे क्रिटिकल जो इशू है वो इंडस्ट्री को गैस देना है। फिर हम सुनते हैं कि नहीं, वो इंडस्ट्री बड़ा से बड़े चोर हैं, वो तो गैस खा जाते हैं, तो हम अब डोमेस्टिक को गैस देनी शुरू कर देंगे। ये मतलब आपकी पॉलिसी है क्या? आप इंडस्ट्री पे मज़ीद बोझ डालना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। इंडस्ट्री वाले भी वो कभी कहते हैं जी हम इतनी हीट रिकवरी कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, हम इस रुपये पे लेंगे। ये ज़रा बैठ के एक दफ़ा तय कर लें कि आपने क्या किस रेट पे बिजली और गैस देनी है। गैस की इंडस्ट्री में जो अमल दखल है बहुत कम होता है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री ने चूँकि बिजली बहुत महंगी थी या नहीं थी, तो उन्होंने अपने सिस्टम्स लगा लिए हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट करके एफिशिएंसी गेंस भी उन्होंने अचीव कर लिए हैं। लेकिन अब हुकूमत उनको ना बिजली दे रही है ना गैस दे रही है कंपेरेटिव प्राइसेस पर, तो कैसे ये इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? हम वैसे EFC की बात करते हैं, जिस इन्वेस्टर को दूसरे मुल्क में $2 की गैस मिल रही हो, यहाँ क्यों आएगा? तो वो यहाँ पर आकर $12 की गैस पे कैसे गुजारा करेगा, जिसको बिजली वहाँ पर 6 सेंट की मिल रही हो? ऐसे ही तो बड़ा अजीब सा मामला यहाँ पर पैदा हो गया है
कि हम क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ। बट इसका सोल्यूशन कुछ, बिकॉज एक तरफ तो देखें, मैं मिफ्ता साहब से ही पूछूंगी, एक तरफ जो है वो आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू है, वो जो आपने IPPs लगाए हैं, टेक और पे ना भी इस्तेमाल करें वो बिजली आपने फिर भी जो है उसके पैसे देने हैं, मैंने भी देने हैं, आपने भी देने हैं, इंडस्ट्री ने भी देने। कोई इसका सोल्यूशन है कि हम, आई एम जस्ट आस्किंग एज अ नॉविस, कोई सोलर पे अगर हम कर लें, सोलर पे भी अगेन जो है वो अब नए टैक्सेस जो हैं वो आ रहे हैं, किस तरह इसका सोल्यूशन हम क्या इसका बना सकते हैं? देखिए पहले मसले को समझे तो सही ना। IPPs जुर्म है नहीं। आपने कहा कि आकर IPP लगाएं, आप ज़रा कैपेसिटी पेमेंट जो है इसका ब्रेक डाउन ज़रा एक मंगवा लें। इसका 25% तो न्यूक्लियर पे है, 25% जो IPP की पेमेंट्स हैं वो न्यूक्लियर में। न्यूक्लियर में जो फ्यूल चार्ज बहुत कम होता है तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, उसकी IPP पेमेंट करनी पड़ती है, यानी उसके कैपेसिटी के लिए पेमेंट करनी पड़ती है। यही हाल आपके हाइडल का भी है, यही हाल आपके सोलर का भी है, यही हाल आपके विंड का भी है। बट मिक्स का इशू है जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपका मसला कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं है, आपका मसला ये है कि आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही नहीं हुई। आप 90 अरब यूनिट से आप चले गए 140 अरब यूनिट पे कंजम्पशन चली गई। आप 90 अरब से ज़्यादा बना नहीं सकते थे, आपने नई कैपेसिटी डाली, वहाँ पे चली गई। अब वो कम होके 110 अरब यूनिट पे आ गई है, तो कैपेसिटी चाहे तो यकीनन फी यूनिट बढ़ जाएगा क्योंकि कैपेसिटी तो लगी हुई है। तो इंडस्ट्री जब ग्रो करेगी तो मामला आपका चलेगा। आपके पूरे मुल्क का मामला इंडस्ट्रियल ग्रोथ में ही है। अगर आप ग्रोथ अचीव नहीं करेंगे, आप कहाँ से लोग टैक्स देंगे, कहाँ से नौकरियाँ आएंगी, कहाँ से आप एक्सपोर्ट करेंगे? अब मैंने ये एक्सपोर्ट का जो टैक्स देखा है मेरी समझ से बाहर है कि आप कह रहे हैं पहले आप 1% टर्नओवर पे, मिस्टर साहब ज़रा बेहतर बता देंगे, टर्नओवर पे देते थे क्योंकि कुछ लोग यहाँ भी बेचते थे, कुछ बाहर भी बेचते थे, तो मुझे याद है 1% टर्नओवर पे टैक्स होता था। अब आपने उनको नॉर्मल कॉर्पोरेट सेक्टर में डाल दिया है, तो उस पर आप देख लें, मेरा ख्याल है कि उनका टैक्स 4 गुना हो जाएगा। तो क्या वो टैक्स लगाने से आपके तो जो आपने अपने बजटरी एस्टिमेट रखे हैं टैक्सेशन के, उसमें तो आ जाएगी बात, लेकिन क्या वो इंडस्ट्री कंपेटिटिव रह जाएगी? हाँ। आपके क्या डॉलरों में आपको डॉलर चाहिए होते हैं, क्या उस पर क्या असर पड़ेगा? तो ग्रोथ के बगैर कोई मामला आगे चलने वाला नहीं है। आपको ग्रोथ चाहिए मुल्क के अंदर। मिफ्ता साहब, अगर आप इस पे कमेंट करना चाहें, जो अभी ये ग्रोथ की बात हो रही है, जो इंडस्ट्री के हवाले से जो टर्नओवर की बात, टैक्सेशन ऑन टर्नओवर जो बात हो रही है, इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दैट। देखिए, एक बात एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कह दूं कि लास्ट ईयर हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 1% से कम हुई है, और अब आप कह रहे हैं कि हम टैक्सेस जो लेंगे वो 40% ज़्यादा लेंगे, और जिसका इधर बोझ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पे होता है या होता है हमारा सैलरीड एम्प्लॉइज़ पे। ठीक है, ये 2 सेक्टर्स है ना। एग्रीकल्चर जो है वो 25% ऑफ द इकोनॉमी, उससे हम नहीं लेते। सर्विसेज जो है वो 40% ऑफ द इकोनॉमी, उससे हम टैक्स नहीं लेते। ठीक है, तो ये एक ही सेक्टर पे है। उसके बाद जो शाहिद भाई ने बात करी कि आपने बिजली की कैपेसिटी डबल कर दी, जैसे 2013 से लेकर 2020 तक, लेकिन आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो तकरीबन वहीं खड़ी हुई है, आपका एक्सपोर्ट तो तकरीबन वहीं खड़ा है, तो कोई एडिशनल डॉलर्स तो आ ही नहीं रही मुल्क में। आपने तो ये जो है वो, दैट्स अ सेकंड प्रॉब्लम। If you had sold this बिजली to increase exports, अगर इससे बरामदात बढ़ जाती हैं हमारी, तो हमको आज डॉलर्स आ रहे होते, हमको ये मसला नहीं होता। अब जो एक्सपोर्ट टैक्स की बात की, तो एक्सपोर्ट टैक्स पहले 1% सोर्स पे कटता था और उसके बाद कोई सवाल नहीं होते थे, और जो सुपर टैक्स तो उसमें जो क्वालिफाई होते थे कि 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाओगे तो सुपर टैक्स भी देते थे। अब हुआ ये है कि इन्होंने कहा नहीं 1% नहीं 2% कटेंगे आपका मिनिमम टैक्स तो 1% ही है, लेकिन 2% कटेंगे, और फिर उसके बाद आपको नॉर्मल टैक्स रजीम में 39% में ले आएंगे। हम जो लोग FBR से डील करते हैं वो ये जानते हैं कि एक मरतबा FBR को पैसे चले जाएं तो वापस नहीं आते। तो जिन कट गए वो कट गए, लेकिन इससे जो बहुत फ़ायदा होगा वो FBR के अफसरान का और टैक्स लॉयर्स का और होगा, क्योंकि वो फिर अब आपने एक्सपोर्टर्स को भी जो है वो FBR के उसमें डाल दिया है। सो वो बेहतर यही होता कि ये कोई फिक्स टैक्स रजीम करते, अगर 1% उनको मुनासिब नहीं लग, 1.5 कर देते, 2 कर देते, 5 कर देते, जो भी करते, लेकिन एक फिक्स कर देते, ठीक मुनासिब होता मेरे ख्याल से। एक छोटी सी ब्रेक का जो है वो कहा जा रहा है, से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज एक बड़ा दावा भी किया, उन्होंने कहा जी ये IMF का जो प्रोग्राम है ये आखिरी प्रोग्राम होगा। देखते हैं हमारे मेहमान इस पे क्या कहते हैं। विल टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आखिरी सेगमेंट है, क्विकली बजट के हवाले से, जो मईशत के हवाले से आखिरी एक सवाल एंड देन पॉलिटिक्स। मुझे बताएं, आखिरी IMF प्रोग्राम लग रहा है आपको जो प्राइम मिनिस्टर ने आज क्लेम किया? प्राइम मिनिस्टर साहब यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कम से कम पिछले 5 प्राइम मिनिस्टर से भी ये बात सुनी है तो मेरा कुछ एतमाद क्या, वो तो जलजल हो जाएगा। पिछले 5 में आप भी हैं जी, हो सकता है मैंने भी कहीं कहा हो लेकिन मुझे बताइए कैसे 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 सही आपने कौन सा वो कदम उठाया है इस बजट में कि आप कह रहे हैं ये आखिरी प्रोग्राम होगा? आपने कोई रिफॉर्म किया? आपने निज़ाम को रिफॉर्म करने की कोशिश की है? नॉट एट ऑल। मैं कह रहा हूँ यार कुछ दिखाने के लिए कर दें, कह दें कि हम ये बिजली को प्राइवेटाइज कर देंगे, हम गैस के निज़ाम को सूबों के हवाले कर देंगे, हम ये FBR को तोड़ दें, 2 हिस्से कर दें, एक कस्टम का कर दें, अलहदा कर दें, ये अलहदा कर दें। कब से जो है वो करने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं होता। आप ये आपने कोई रिफॉर्म की बात ही नहीं की। आप उसी तरह चल के इस नाकाम निज़ाम के साथ चल के आप कैसे IMF से जान छुड़ाएंगे? कि आपकी इंडस्ट्री बढ़ रही है जो आपको डॉलर ला के देगी? तो आपने कौन सा तरीका है कि आपकी मैन पावर बढ़ रही है? जिसपे मैंने शुरू किया था पाकिस्तान को, अब आप री इमेजिन अभी भी कर पा रहे हैं? ये हमारा काम री इमेजिन करना ही है ना। हम तो बात कर रहे हैं कि मुल्क को रिफॉर्म चाहिए। आप इस तरह चल के आगे नहीं जा सकते। आपको जिम्मेदार शहरी बनाना है इस हर शख्स को, जो टैक्स अपने हिस्से का टैक्स अदा करे, वरना जब वो नहीं करता तो गरीब अदा करता है। आपके सामने ये बजट एक बदतरीन मिसाल है। ये मुल्क को भी गरीब कर रहा है और अवाम को भी गरीब कर रहा है। फ़ायदा किसका उठा हो रहा है यहाँ पे? आप रिफॉर्म नहीं करेंगे तो ये सिलसिला अगले साल ख़त्म हो जाएगा, उससे अगले साल ख़त्म हो जाएगा। ये ज़्यादा मामला चल सकता ही नहीं है। मिफ्ता साहब, योर कमेंट्स ऑन दिस। अभी भी एज आई स्पीक तो साथ साथ जो है वो ये नीचे जो है पट्टी चल रही है कि ये आखिरी जो है वो बजट, आखिरी IMF का जो है वो प्रोग्राम होगा, मुल्क के लिए आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब के ये आज खिताब से बात चल रही है। वो हो सकता है उसके लिए, लेकिन सोच बदलनी होगी। वो सोच हमने नहीं लेके आए। जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे, जब तक हम ये फैसला नहीं करेंगे कि हमको पाकिस्तान में हर इक्वल आमदन वाले लोगों से इक्वल टैक्स लेना चाहिए, खा वो प्रॉपर्टी का हो, एग्रीकल्चर से हो या नौकरी पेशा हो, हम IMF के प्रोग्राम से नहीं छूट सकते। जब तक हम अपनी गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कम नहीं करेंगे, हम IMF के प्रोग्राम से नहीं छूट सकते। जब तक हम ये सफ़ेद हाथी नहीं पालना छोड़ेंगे, हम IMF के प्रोग्राम से नहीं छूट सकते। अगर हम खुद अपनी हुकूमत को बेहतर चलाना शुरू कर दें, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल फैसले करना शुरू कर दें, जिस बजट में आप लोगों को ये कह रहे हैं कि अपनी कमर कस लो, वहाँ पर आप इसके प्रोजेक्ट के पैसे रख रहे हो, MPS के प्रोजेक्ट के पैसे रख रहे हो, आप जिस पे माइंड यू बार बार IMF को भगवा बना के जो है दिखाया जाता है कि IMF ये कह रहा है इसलिए करना पड़ रहा है, जिस पे IMF एक्चुअली कह रहा है कि PSDP कम कर लो, वहाँ हमने अपनी मर्जी की है। बिल्कुल ठीक है। मतलब ये IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप करंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 24% बढ़ाएं। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप नेशनल असेंबली और सेनेट के खर्चे इतने बढ़ा दें। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप लोगों को, अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क का इतना बुरा हाल है कि आपको दिल में जो स्टेंट्स लगते हैं वो शरीनी दिल के शरियानों में अगर उसके ऊपर भी टैक्स लगाना पड़ रहा है, अगर आपको दूध के ऊपर टैक्स लगाना पड़ रहा है, इन्फेंट फार्मूले के ऊपर टैक्स लगाना पड़ रहा है, अगर मुल्क के इतने बुरे हालात हैं, तो हुकूमत को अब तो पहले तो ये कहा जा रहा था ना हम 18% GST नहीं कर रहे, अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। बजट स्पीच के अगले दिन कहा सिर्फ दूध पे लगा रहे हैं। आज की खबर आई हुई है आटा, चीनी, चावल, दाल सब पे जो है वो लग रहा है। बचा क्या फिर? उसके पैकेज जो है तो फिर एक ही दफ़ा बताते हैं 18% जो है वो लग रहा है। मतलब एक दफ़ा जो इससे तो नज़र आ रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में एक मिनी बजट तो आएगा ही आएगा। देखिए ये बोझ तो आपके सामने है ना, 4000 अरब का बोझ आपने डाल दिया। अच्छा शायद साहब, इस पे अब ज़रा अगर सियासत की तरफ आएँ, मौजूदा हालात में जो PTI है वो इस चीज़ पे, खैर हर अपोजिशन पार्टी जो होती है वक्त की जो है वो यही चाहती है कि जी हुकूमत गिरे और हम आएँ। PTI इस बात इन्हिसार कर रही है कि जी क्योंकि इतना मुश्किल बजट आया है, अवाम सड़कों पे होंगे, ये हुकूमत सस्टेनेबल नहीं है। PTI ने मिफ्ता साहब को 2018 का बजट था, उसके बाद अपना बजट बनाया, 19 का बनाया, 20 का बनाया, 21 का बनाया। क्या वो इस बजट से मुख्तलिफ है? था। यही एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर था जो मिफ्ता साहब और हमने रिफॉर्म किया था
کہ ہم نے انکم ٹیکس سلیبس کم کر دی تھیں، 3 بنا دی تھی، اور پرسنٹیج 5، 10 اور 15، میکسیمم انکم ٹیکس 15 تھا، اور اس میں 1 لاکھ تک چھوٹ تھی. اور اس کے بعد ہم نے جانا تھا ان لوگوں کے پیچھے ٹیکس ادا نہیں کر رہے. اگلا سٹیپ یہ تھا، کیونکہ آپ کو ریڈیوس کرنے پڑتے ہیں تاکہ لوگ انسینٹیوائزڈ ہوں ٹیکس دینے پر. یہ 32%، 35% ٹیکس کوئی نہیں دیتا. تو آپ نے اس نظام کو بھی ریورس کیا پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے نہیں. وہ باتیں تو بے شک کریں، اپوزیشن ہے، لیکن 4 سال 4 بجٹ بنا کر گئے ہیں. انہوں نے کون سی جدت لائی ہے، کون سے ریفارمز کیے ہیں؟ اچھا مفتیٰ صاحب، اب انشاءاللہ میرا خیال ہے آپ کی پارٹی بھی جو ہے بقول شاہد صاحب کے رستے میں ہے اور آ رہی ہے. آئی بلیو شاہد صاحب کہہ رہے ہیں 6 جولائی، شاہد صاحب جی انشاءاللہ 6 جولائی انشاءاللہ جو ہے وہ انویل ہوگا. سیاسی بے یقینی جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اگر دیکھا جائے جو حالات ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ یا آپ کے ایجنڈا میں شامل ہے کہ پی ٹی آئی سے جو ہے وہ بات کرنی ہے، آپ ان کو کچھ قائل کر پائیں گے کہ یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، آپ کا خیال ہے کہ اس سے آگے نکلیں؟ دیکھیں، اگر جب بھی ہماری ہندوستان سے بھی اچھی دوستی ہوگی تو بات کرنی ہوگی. ہماری جب افغانستان میں طالبان آئے، طالبان سے لڑائی ہوئی، کہ ان سے بات کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ ہم اپنے دشمنوں سے بات کریں اور ہمارے جو ہمارے آپس میں سیاسی مخالفین ہیں آپس میں بات نہ کریں. تو ایک وقت کبھی نہ کبھی ایسا آئے گا میرے خیال سے کہ جہاں محمود خان اطہری صاحب ہوں، عمران خان کے بیاف پہ وہ نواز شریف صاحب سے مل رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان ہوں، آصف زرداری صاحب ہوں، اور یہ کوئی نہ کوئی بات ان کو آگے بڑھانی ہوگی. یہ بات ہم کو سمجھنی ہوگی کہ ہم پچھلے 20-30 سال سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور 75 سال میں نے پاکستانی شہریوں کو کچھ نہیں دیا ہے. جب یہ سیاستدانوں کو اس کا ادراک ہو جائے گا نا، تو یہ پاور پالیٹکس سے تھوڑی دیر کے لیے نکلیں گے اور سوچیں گے یار جس پالیٹکس میں آیا تھا وہ تو میں لوگوں کی بہتری کرنے کے لیے آیا تھا نا، لیکن کیا میری پریزنس سے لوگوں کو بہتری ہو رہی ہے یا بدتری ہو رہی ہے؟ اگر ابتر حالات لوگوں کو ہو گئے ہیں اور آپ اتنے عرصے سے سیاست میں، آپ کی سیاست کامیاب نہیں، we will have to revisit our policies اور اپنی ساری اسٹریٹجی جو ہے دوبارہ سے ریوزٹ کرنی پڑے گی. لیٹس ہوپ کہ ہم ری امیجن کر سکیں پاکستان کو اور کنسٹرکٹیولی جو ہے وہ کر سکیں. ری امیجن کرنے کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے، ناگزیر ہے. مفتیٰ صاحب بہت شکریہ. شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت میں. we'll see you tomorrow. good night and اللہ حافظ.